नंबर 1। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? उत्तर है क्विंटन डिकॉक। नंबर 2। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? उत्तर है अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। नंबर 3। वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा। नंबर 4। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ने वर्ल्ड के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? उत्तर है जिंदल पावर। नंबर 5। साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बन गया है? उत्तर है टिकटॉक। नंबर 6। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? उत्तर है मिस्र। नंबर 7। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? उत्तर है 31%। नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? उत्तर है 23। नंबर 9। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? उत्तर है विद्युत मंत्रालय। नंबर 10। हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का अनावरण किया? उत्तर है पाकिस्तान। नंबर 11। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है 2019। नंबर 12। किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? उत्तर है महाराष्ट्र। नंबर 13। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? उत्तर है 9%। Thanks for watching and subscribe our channel, You Rise. नंबर 1। हाल ही में जिस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एनजीओएस के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है? उत्तर है गृह मंत्रालय। नंबर 2। हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में जितने घड़ियाल गवियालिस गंगेटिकस छोड़े हैं? उत्तर है 24। नंबर 3। एशियाई विकास बैंक एडीबी पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए जितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? उत्तर है 350 मिलियन डॉलर। नंबर 4। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिस नदी पर 30 सेतु का उद्घाटन किया है? उत्तर है महानदी नदी। नंबर 5। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे जिस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 22 दिसंबर। नंबर 6। हाल ही में जिस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर है नागालैंड। नंबर 7। देश के जिस शीर्ष क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है? उत्तर है पंकज आडवाणी। नंबर 8। हाल ही में जिस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है? उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। नंबर 9। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जिस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया है? उत्तर है आईआईटी रुड़की। नंबर 10।
वह राज्य सरकार जिसने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है, उत्तर है कर्नाटक। नंबर 11। जिस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है, उत्तर है भारत। नंबर 12। वह देश जिसने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की कि वो सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा, उत्तर है यूएई। नंबर 13। भारत में हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है, उत्तर है 23 दिसंबर। नंबर 14। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को जिस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उत्तर है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। नंबर 15। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में जो देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, उत्तर है भारत। नंबर 16। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है, उत्तर है पंजाब। नंबर 17। केंद्र सरकार ने जिस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है, उत्तर है जेड प्लस सुरक्षा। नंबर 18। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए जिस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है, उत्तर है नव भारत साक्षरता अभियान। नंबर 19। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस पूर्व खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है, उत्तर है ब्रायन लारा। नंबर 20। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है, उत्तर है ओडिशा। Thanks for watching and subscribe our channel, Urise E Academy. नंबर 1। हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? उत्तर है श्रीलंका। नंबर 2। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर है केरल। नंबर 3। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है दुर्गा शंकर मिश्रा। नंबर 4। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर है आईआईटी मद्रास। नंबर 5। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किस दिन किया गया? उत्तर है 27 दिसंबर। नंबर 6। किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? उत्तर है बेल्जियम। नंबर 7। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? उत्तर है 31%। नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? उत्तर है 23। नंबर 9। केएसएलवी सेकंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है? उत्तर है दक्षिण कोरिया। नंबर 10। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया? उत्तर है यूके। नंबर 11। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। नंबर 12। सबा अल खालिद अल सबाह किस देश के प्रधानमंत्री हैं?
उत्तर है कुवैत। नंबर 13। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य कौन सा देश है? उत्तर है मिस्र। Thanks for watching and subscribe our channel URISE Academy for learning. नंबर 1। किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? उत्तर है पाकिस्तान। नंबर 2। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? उत्तर है 8 लाख रुपए या इससे कम। नंबर 3। राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है सूडान। नंबर 4। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। नंबर 5। देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? उत्तर है केरल हाईकोर्ट। नंबर 6। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? उत्तर है विनय कुमार त्रिपाठी। नंबर 7। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? उत्तर है स्मृति मंधाना। नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? उत्तर है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। नंबर 9। जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? उत्तर है कपड़ा। नंबर 10। किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है? उत्तर है झारखंड। नंबर 11। आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की समय सीमा क्या है? उत्तर है 31 मार्च 2022। नंबर 12। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? उत्तर है CORBEVAXTM। नंबर 13। हाल ही में किस देश ने 25 चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? उत्तर है पाकिस्तान। Thanks for watching and subscribe our channel URISE Academy for learning. नंबर 1। विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 4 जनवरी। वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। विश्वभर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। नंबर 2। 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उत्तर है एसएच शर्मा। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में नौसेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व करने वाले वाइस एडमिरल एसएच शर्मा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1971 युद्ध में शर्मा ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे। शर्मा ईस्टर्न नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर के पद पर भी रहे थे।
नंबर 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? उत्तर है एप्पल। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। 3 जनवरी को कंपनी की मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई, जो कि अब तक की सबसे अधिक वैल्यू है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर का जादुई आंकड़ा छुआ था। उसे यह उपलब्धि हासिल करने में 42 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा। नंबर 4 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है सिकलैन मुश्ताक। पाकिस्तान के अंतरिम कोच सिकलैन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानकारी दी है कि वह पूर्णकालिक तौर पर पाकिस्तान कोच का पद नहीं संभाल पाएंगे। पूर्व स्पिनर सिकलैन मुश्ताक के अंडर में पाकिस्तान ने 3 सीरीज खेली और सभी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पाकिस्तान टी20 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड को हराते हुए सेमीफाइनल में पहुंची थी। नंबर 5 आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल। आयुष आहार आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पोषक डाइट के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन को प्रोत्साहित किया जाएगा। नंबर 6 प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? उत्तर है मेरठ। प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांवों में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। नंबर 7 हाल ही में किस देश ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? उत्तर है भारत। भारत ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। दुबई में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मैच 38 ओवर का कर दिया गया और भारतीय टीम ने 102 रन के संशोधित लक्ष्य को 21 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। नंबर 8 हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की? उत्तर है 20। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नंबर 9 किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है? उत्तर है संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने 6G तकनीक पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। इन टास्क फोर्स का नेतृत्व देश भर के विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है, जिनमें IIT मद्रास, IIT कानपुर, IISc के निदेशक शामिल हैं। भारत इस साल 5G तकनीक को तैनात कर रहा है। नंबर 10 स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी? उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही एक छत्र योजना है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए 2 उपयोजनाएं शामिल हैं। इस योजना में पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास शामिल होंगे।
नंबर 11। सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता शेष कितना है? उत्तर है 9.6 अरब डॉलर का घाटा। सितंबर 2021 Q2 FY22 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत के चालू खाते की शेष राशि में 9.6 बिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया गया। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.3% है। जून 2021 Q1 FY22 को समाप्त पहली तिमाही में चालू खाता अधिशेष $6.60 बिलियन जीडीपी का 0.9% में था। आरबीआई के अनुसार चालू खाता घाटा मुख्य रूप से व्यापार अंतर के बढ़ने और निवेश आय के बहिर्गमन में वृद्धि के कारण था। नंबर 12। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2022 को विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? उत्तर है 7.8 अरब। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार नए साल के दिन 2022 तक दुनिया की आबादी 7.8 अरब होने का अनुमान है। दुनिया भर में हर सेकंड 4.3 जन्म और 2 मौतों का अनुमान है। 1.4 अरब लोगों के साथ चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है और भारत 2025 तक इससे आगे निकल जाएगा। नंबर 13। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा कितनी है? उत्तर है 8 लाख रुपए। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए को जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश से निपटने के दौरान 10% कोटा पर संदेह जताया था और इसके बाद केंद्र ने EWS कोटा की आय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। इस समिति में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे शामिल थे। Thanks for watching and subscribe our channel, URISE Academy for learning. नंबर 1। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? उत्तर है प्रीत चंडी। ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चंडी का साहसिक कार्य पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ, जब उन्होंने अंटार्कटिका के हरक्यूलिस इनलेट से असमर्थित अपनी यात्रा शुरू की। नंबर 2। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? उत्तर है अलका मित्तल। व्याख्या सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अलका मित्तल को कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अलका मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। अलका मित्तल 27 नवंबर 2018 को ONGC के निदेशक मंडल में शामिल हुई थीं और यह उपलब्धि हासिल करने वाली भी वह पहली महिला थीं। वे 1985 में एक स्नातक प्रशिक्षु के रूप में ONGC में शामिल हुईं और पहले कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रमुख CSR के रूप में काम कर चुकी थीं। नंबर 3। हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति (CTC) का अध्यक्ष पद ग्रहण किया? उत्तर है TS तिरुमूर्ति। व्याख्या भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति (CTC) का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। हालांकि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। आतंकवाद निरोधी समिति (CTC) की स्थापना 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनज़र की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373/2001 ने परिषद की एक सहायक संस्था के रूप में आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की थी। नंबर 4।
यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? उत्तर है सोमा शंकर प्रसाद। व्याख्या: यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में सोमा शंकर प्रसाद ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। यूको बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आरबीआई ने एक बयान में बताया कि यूको बैंक के विभिन्न कार्य मानदंडों में सुधार आया है। साल 1943 में स्थापित यूको बैंक एक वाणिज्य बैंक है। नंबर 5। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाजसेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? उत्तर है सिंधुताई सपकाल। व्याख्या: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधुताई सपकाल सिंधुताई सपकल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। उन्हें अनाथ बच्चों की मां, मदर ऑफ ऑर्फन्स के रूप में जाना जाता था। सिंधुताई सपकाल ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया। सिंधुताई 1400 से ज्यादा बच्चों की मां और 1000 से अधिक की दादी थीं। नंबर 6। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है? उत्तर है 10,000 रुपये। व्याख्या: केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यदि पैन कार्ड धारक, पैन कार्ड होल्डर, समय से इस महत्वपूर्ण लिंकिंग पूरा नहीं करते हैं, तो उनका पैन अमान्य हो जाएगा। यदि कोई शख्स तय तारीख तक यह काम पूरा नहीं करता है तो उसका पैन अमान्य हो जाएगा और उसे फिर से चालू करवाने के लिए उसे 1,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय होने पर अपने पैन कार्ड का उपयोग करता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नंबर 7। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? उत्तर है सितंबर 2022। व्याख्या: केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करना एक पूर्व आवश्यकता है। यह कम से कम 3 महीने पहले किया जाता है। जनगणना 2021 का पहला चरण, जिसमें हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस और एनपीआर को अपडेट करना शामिल है, अप्रैल-सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। नंबर 8। हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? उत्तर है बांग्लादेश। व्याख्या: बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टेस्ट जीत हासिल कर ही ली। माउंट माउंगानुई में बांग्लादेश की टीम ने 5 जनवरी 2022 को इतिहास रच दिया। मौजूदा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कीवियों के खिलाफ 21 साल में पहली टेस्ट जीत हासिल की। बांग्लादेश के लिए यह जीत और भी अहम है क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को उसके घर में मात दी। यह किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत है। नंबर 9। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी (NASP) का मसौदा जारी किया है? उत्तर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। व्याख्या: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया है। यह नीति हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस नीति का विजन 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। नंबर 10। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? उत्तर है लोक प्रशासन। व्याख्या: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 2006 से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इस पुरस्कार के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका पंजीकरण शुरू हुआ है। इस साल पुरस्कार राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।
जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए इस योजना को 2020 में पुनर्गठित किया गया था। नंबर 11। वर्ष 2021-22 के लिए भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य कितना है? उत्तर है $400 बिलियन। व्याख्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने दिसंबर 2021 में $37.29 बिलियन का माल निर्यात किया, जो एक महीने में सबसे अधिक है। अप्रैल दिसंबर में भारत का माल निर्यात लगभग $300 बिलियन था, जो कि वर्ष दर वर्ष 48.85% और 2019 में इसी अवधि के मुकाबले 26% की वृद्धि है। इसलिए, भारत ने FY22 के पहले 9 महीनों में $400 बिलियन के अपने वार्षिक निर्यात लक्ष्य का 3/4 हासिल कर लिया है। यह इंजीनियरिंग उत्पादों, पेट्रोलियम वस्तुओं, रत्नों और आभूषणों की उच्च मांग के कारण हुआ है। नंबर 12। डीआरडीओ दिवस 2021 की थीम क्या है? उत्तर है निर्यात। व्याख्या डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ाने के लिए 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। वर्तमान में डीआरडीओ वैमानिकी, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन सहित कई क्षेत्रों के साथ काम कर रहा है। डीआरडीओ अध्यक्ष ने 2021 के लिए डीआरडीओ की थीम निर्यात घोषित की है। नंबर 13। INSACOG किस देश द्वारा जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित किया गया एक फोरम है? उत्तर है भारत। व्याख्या भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की निगरानी के लिए 2020 में भारतीय इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG की स्थापना की थी। INSACOG को संयुक्त रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग CSIR और ICMR के साथ शुरू किया गया था। एक INSACOG लैब ने राज्यों को कोविड-19 सकारात्मक नमूने भेजने के लिए अस्थायी रूप से रोकने के लिए कहा है। Thanks for watching and subscribe our channel, URISE Academy, for learning. नंबर 1। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 6 जनवरी। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष यह दिन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। विश्व अनाथ दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि दर्दनाक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल करना प्राथमिकता है। इस दिन को पूरी दुनिया में युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? उत्तर है एंटीगुआ एवं बारबुडा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ एवं बारबुडा बन गया है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी और फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ एवं बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर ढांचे में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए यह एक सहयोगी मंच है। नंबर 3। विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का पदभार संभाल लिया है? उत्तर है विस्तारा। विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का पदभार संभाल लिया है। कन्नन ने लेस्ली थंगा का स्थान लिया है। वे 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी के CEO रहे। कंपनी ने कहा कि इसके साथ ही दीपक रजावत को पदोन्नत कर विस्तारा का मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी CCO बनाया गया है।
कन्नन जून 2019 में मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में विस्तारा से जुड़े थे। नंबर 4। किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उत्तर है अयप्पन पिल्लई। स्वतंत्रता सेनानी, जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता के अयप्पन पिल्लई का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वे 107 वर्ष के थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर ही पिल्लई ने छोटी उम्र में ही त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कदम रखा था। नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं? उत्तर है केरल। हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती खोज ने दुनिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण के अपरिहार्य खतरे में डाल दिया है। हाई एंड उपकरणों को प्रभावित करने के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप जीवित जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। नंबर 6। कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटलों यूनिवर्सिटीज नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है? उत्तर है फ्रांस। कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में फ्रांस में उभरे IHU इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटलों यूनिवर्सिटीज नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है। IHU संस्करण का पहला ज्ञात मामला नवंबर 2021 के मध्य में फ्रांस के एक व्यक्ति में पाया गया था, जो अफ्रीका के कैमरून से लौटा था। यह वेरिएंट B1.640 का एक उपवंश है। इसे B1.6402 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 7। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह कासेट के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। नंबर 8। नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? उत्तर है 6 महीने। नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सेना को राज्य के अशांत क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। अफ्स्पा कानून के तहत सेना 5 या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक सकती है। इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है। ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। नंबर 9। सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की किस टीम का नाम है? उत्तर है महिला बाइकर टीम। सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की महिला बाइकर टीम है। गणतंत्र दिवस पर यह टीम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। इस आयोजन में विभिन्न रैंकों की 100 से अधिक महिला सैनिक हिस्सा ले रही हैं। वर्ष 2016 में सीमा भवानी टीम का गठन किया गया था और उन्होंने पहली बार 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। नंबर 10।
हाल ही में खबरों में रही अटल सुरंग अटल टनल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इस सुरंग ने 2022 के पहले दिन रिकॉर्ड संख्या में वाहनों को पार करते देखा। अधिकारियों के अनुसार 1 जनवरी 2022 को कुल 7,515 वाहनों ने इस सुरंग को पार किया। यह 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन के बाद से अब तक की सबसे अधिक संख्या है। नंबर 11। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी IGRUA, जो हाल ही में सुर्खियों में थी, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी IGRUA की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में फुरसतगंज एयरफील्ड में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। IGRUA एक स्वायत्त निकाय है और इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक शासी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता है। 2021 के दौरान IGRUA ने पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसतन 15,000 उड़ान के मुकाबले 19,000 घंटे की उड़ान दर्ज की। नंबर 12। ब्लू बुक, जो हाल ही में खबरों में थी, किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? उत्तर है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ब्लू बुक विशेष सुरक्षा समूह के मैनुअल का नाम है, जो विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा उल्लंघन में किसानों का विरोध करने वाले पंजाब राजमार्ग पर 20 मिनट बिताए। आमतौर पर पीएम की योजना को मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस प्रमुख सहित राज्य के शीर्ष नेतृत्व के साथ साझा किया जाता है। एसपीजी सुरक्षा योजना के लिए राज्य पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करता है। नंबर 13। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी? उत्तर है दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया। 5 सिख तख्त हैं, पंजाब में 3 और महाराष्ट्र और बिहार में 1-1। Thanks for watching and subscribe our channel, Rise E Academy, for learning. नंबर 1। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा है? उत्तर है जनरल बिपिन रावत। सीएम योगी ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलने का निर्णय लिया है। अब मैनपुरी का सैनिक स्कूल शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहीद जनरल रावत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। नंबर 2। हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? उत्तर है फ्रांस। गूगल और फेसबुक पर फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी, कुकी ट्रैकिंग के मामले में 1,768 करोड़ रुपए, 21 करोड़ यूरो का जुर्माना ठोका है। नियामक का कहना है, अगर कंपनियां उसके आदेश का 3 महीने के भीतर पालन नहीं करती हैं तो उन्हें प्रतिदिन 1 लाख यूरो के रूप में अतिरिक्त जुर्माना चुकाना पड़ेगा। नंबर 3। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है? उत्तर है आयशा मलिक। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है, जिसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला एससी जज होंगी। हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM स्नातक न्यायमूर्ति आयशा मलिक 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले एक प्रमुख कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून फर्म में भागीदार थीं।
वहीं अपने प्रमोशन के दौरान वो पिछले 20 वर्षों में लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं। नंबर 4। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है संजय भार्गव। स्टारलिंक इंडिया के कंट्री निदेशक संजय भार्गव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। सरकार ने कुछ सप्ताह पहले ही कहा था कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के पास भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देने के लिए लाइसेंस नहीं है। उल्लेखनीय है कि भार्गव ने 1 अक्टूबर 2021 को ही स्टारलिंक इंडिया के हेड का पद संभाला था। अब ठीक 3 महीने में उन्होंने पद छोड़ दिया है। वह पहले भी मस्क के साथ काम कर चुके हैं। भार्गव पेपैल की शुरुआत करने वाली ग्लोबल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। नंबर 5। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? उत्तर है 5। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में 5 नए अस्थायी सदस्यों अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गैबोन और घाना पहले 3 बार परिषद में रहे हैं तथा संयुक्त अरब अमीरात 1 बार परिषद में शामिल हो चुका है। नंबर 6। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर है कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। उत्तर कोरिया ने इससे पूर्व सितंबर माह में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक या लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे (3850 मील प्रति घंटे) की गति से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के हथियार माना जाता है। नंबर 7। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस टर्मिनल की स्थापना न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट (एनएमपीटी) के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। इस संबंध में की गई घोषणा के मुताबिक यह परियोजना 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। यह कर्नाटक का पहला और देश का छठा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल होगा। नंबर 8। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? उत्तर है हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। विज्ञप्ति में कहा गया कि ओपन रॉक म्यूजिक कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। नंबर 9। एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे किस देश में स्थित है? उत्तर है चिली। वैज्ञानिकों की एक टीम ने WB89-789 क्षेत्र में एक नवजात तारे प्रोटोस्टार का निरीक्षण करने के लिए चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे (ALMA) का उपयोग किया। यह चरम बाहरी आकाशगंगा एक्सट्रीम आउटर गैलेक्सी में स्थित है। वैज्ञानिकों ने कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और सिलिकॉन असर वाले अणुओं का पता लगाया है। रासायनिक रूप से समृद्ध गैस के प्रोटोस्टार और संबंधित कोकून का पहली बार हमारी आकाशगंगा के किनारे पर पता चला है। नंबर 10। किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी ने त्रिंकोमेली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए?
उत्तर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। लंका आईओसी, सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और श्रीलंका सरकार ने त्रिंकोमेली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए लीज समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी लंका आईओसी 14 तेल भंडारण टैंक ऑपरेट करेगी जबकि सीपीसी 24 टैंक ऑपरेट करेगी। ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड शेष 61 टैंकों का विकास एक संयुक्त उद्यम में करेगा, जहां 51% हिस्सेदारी सीपीसी और 49% लंका आईओसी के पास होगी। नंबर 11। हाल ही में खबरों में रहा खुंटकट्टी कानून, खुंटकट्टी लॉ, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? उत्तर है झारखंड। हाल ही में झारखंड में पेड़ों को अवैध रूप से काटने और उन्हें बेचने के आरोप में कुछ ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पीटा। खुंटकट्टी कानून का उल्लंघन करने पर पुलिस के सामने उस शख्स को जिंदा जला दिया गया। खुंटकट्टी प्रणाली भूमि के संयुक्त जोत की एक आदिवासी वंशाधारित प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार मुंडा आदिवासी पेड़ों को साफ करते हैं और खेती के लिए जमीन तैयार करते हैं। वह जमीन तब एक व्यक्ति के बजाय पूरे कबीले की होगी। नंबर 12। जापान ने हाल ही में किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। जापान ने हाल ही में एक सुरक्षित और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्षेत्र में चीन के सैन्य और आर्थिक प्रभाव के विस्तार के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पारस्परिक पहुंच समझौता रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जापान का दूसरा ऐसा समझौता है। जापान का एकमात्र अन्य सैन्य समझौता अमेरिका के साथ है। नंबर 13। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया है? उत्तर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे की थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के रूप में घोषित की गई है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस थीम को वैज्ञानिक मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया है। भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। Thanks for watching and subscribe our channel, URISE Academy, for learning. नंबर 1। पर्यावरण मंत्रालय ने किस उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर पर दिशानिर्देश जारी किए? उत्तर है बेकार टायर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बेकार टायरों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के लिए नियमों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की। यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो मसौदा नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा। भारत हर साल लगभग बेकार 2,75,000 टायरों को फेंक देता है, लेकिन देश के पास इसके लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। ईपीआर का अर्थ है कि पर्यावरणीय दृष्टि से बेकार टायरों का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना टायर के निर्माता की जिम्मेदारी है। नंबर 2। निर्भया कड़ी निर्भय कधी अभियान से कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर है ओडिशा। ओडिशा के गंजम ने खुद को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। इसने निर्भया कड़ी नाम का अभियान चलाया है। इस अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ने 1 लाख से अधिक किशोर किशोरियों की काउंसलिंग की और 450 से अधिक बाल विवाहों को रोका। उन्होंने बाल विवाह की सूचना देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने, विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने आदि जैसे विभिन्न कदमों को लागू किया। नंबर 3। किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च की? उत्तर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAI 2022 में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च की,
इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को नवाचार में आर्थिक रूप से सहायता करना है और इसे अगले 5 वर्षों तक मार्च 2027 तक लागू किया जाएगा। नंबर 4। ओलाफ शोल्ट्स हाल ही में किस देश के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? उत्तर है जर्मनी। ओलाफ शोल्ट्स को दिसंबर 2021 से जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जर्मन समकक्ष के साथ चर्चा की और चांसलर के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। उन्होंने निवेश और व्यापार संपर्कों सहित चल रही सहयोग पहलों की क्षमताओं की समीक्षा की। उन्होंने नए क्षेत्रों में सहयोग और आदान प्रदान में विविधता लाने पर भी चर्चा की। नंबर 5। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लागू करता है? उत्तर है विद्युत मंत्रालय। बिजली मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी लाइटों के वितरण के 7 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। यह देश भर में वितरित 36 करोड़ से अधिक एलईडी के साथ दुनिया के सबसे बड़े शून्य सब्सिडी वाले घरेलू प्रकाश कार्यक्रमों में से एक है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। उजाला का अर्थ उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल है। इसने एलईडी बल्बों के खुदरा मूल्य और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया है। Thanks for watching and subscribe our channel, URISE Academy.